कांग्रेस के लक्ष्मण मीणा ने जीत हासिल की है। सर एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। बस्सी से कांग्रेस के लक्ष्मण मीणा ने जीत हासिल की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं है अटल जी, कांग्रेस के भी कई रिजल्ट जो हम देख रहे हैं सामने, कांग्रेस के भी भारती, कई। इससे बड़ी खबर मैं बताना चाहता हूं भारती। जी जी बताएं सर। चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह आक्या सिटिंग एमएलए बीजेपी के बागी चुनाव जीत गए हैं। और चंद्रभान सिंह आक्या ने किसे हराया है ये जानकर आपको भी आश्चर्य होगा। नरपत सिंह राजवी जी ने, वर्तमान विधायक विद्याधर के थे, उनको यहां से टिकट काटकर चित्तौड़गढ़ भेजा गया अपनी पुरानी सीट पर। पूर्व उपराष्ट्रपति बेनो सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी चुनाव हार गए बीजेपी की टिकट पर चित्तौड़गढ़ से, और चंद्रभान सिंह आक्या जीत गए। कांग्रेस ने जो इंटरनल अपना आकलन किया था उसमें भी ये सीट निर्दलीय चंद्रभान सिंह आक्या को दे रखी थी, ऐसी मेरी जानकारी में है। और सुरेंद्र सिंह जाड़ावत कांग्रेस के बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन इतना महंगा चुनाव था ये, इस पर शायद वो मैच नहीं कर पाए चंद्रभान सिंह आक्या से। और चंद्रभान सिंह आक्या निवर्तमान विधायक बीजेपी के, अब निर्दलीय विधायक के तौर पर विधानसभा में बैठेंगे। जी सर, हमारे साथ में भाजपा प्रवक्ता अटल जी भी मौजूद हैं, अगर आप कुछ उनसे सवाल पूछना चाहें तो लें। अटल जी क्या बता पाएंगे इस मामले में कि ऐसे प्रयोग क्यों किए गए कि विद्याधर से उनको हटाकर चित्तौड़ भेज दिया गया, अभिषेक सिंह को मसूदा टिकट देकर फिर काट दिया गया जिसका कोई नाम कहीं नहीं था। ये तो बड़े उन लोगों की बातें जो टिकट बांटते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं बड़े दिग्गज हार रहे हैं। बड़े दिग्गज हार रहे हैं। जीत हो रही है पार्टी की, लेकिन बड़े दिग्गज हार रहे हैं। सतीश पूनिया हार रहे हैं, रायन राठौड़ पीछे, नरपत सिंह राजवी हार गए, रामलाल शर्मा हारे। कारण आपके समझ में आता है क्या? देखिए ऐसा आप ही देखिए अनिल जी की भी आप कह रहे हैं बड़े दिग्गज हार रहे हैं। अब स्थान चेंज किसी का नहीं किया तो भी हार रहे हैं, किसी का स्थान चेंज किया तो भी हार रहे हैं। तो लोकतंत्र के अंदर जनता का रुझान किस तरीके से किस चीज के लिए किसको एक्सेप्टेंस देना होता है और किसको नहीं देना होता है वो जनता निर्धारित कर पाती है। आप देखिए कि आप एक तरफ नरपत सिंह राजवी साहब है, उनको चित्तौड़गढ़ दिया गया, वो हार गए। आमेर से सतीश जी वहीं के सेम प्लेस पर है, वो हार गए। तो रामलाल शर्मा जी चोमू से मतलब सेम प्लेस से 2 बार जीते हुए हैं, एक बार इस बार हार गए। और वहीं राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब को चूरू वहां ले गए तारानगर, तो वहां हाथ से हार गए। तो ये तो जनता की एक्सेप्टेबिलिटी का एक उत्तर है कि लोकतंत्र में किस तरीके से लोग कुछ मुद्दों पर कई कुछ ऐसी चीजें रहती है जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं और कभी कभी नहीं करते। वो प्लेस भाई वहाँ हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ऐसे ही मान सकते हैं हम कि कुछ जगह कुछ मिस्टेक हो जाती है, या फिर जनता के समझने में या हम लोगों को जनता को समझाने में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। जी अनिल जी, इनका कहना है कि जनता को समझाने में शायद कोई ना कोई कसर रह गई है। प्लेस चेंज करना या प्लेस चेंज ना करना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, इनका कहना है। भारतीय बड़ी खबर, कोटा उत्तर से शांति धारीवाल चुनाव जीत गए। जी बड़ी खबर इस वक्त की, कोटा उत्तर से शांति धारीवाल जीते। उन्हें विकास पुरुष कहा जाता है कोटा में। कोटा उत्तर से शांति धारीवाल जीत गए। बड़ी खबर इस वक्त की, कोटा से शांति धारीवाल ने जीत हासिल कर ली है। कोटा का विकास पुरुष उन्हें कहा जाता है। जीत हासिल की उन्होंने, शांति धारीवाल ने। तो अनिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार अब नतीजे सामने आते जा रहे हैं, हम एक बार फिर से डिस्कशन की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी मौजूद हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं। मैं आपसे सीधा सवाल ये लेना चाहूंगी, ये जो नतीजे सामने आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि कहाँ कमी रह गई है? कमी नहीं, आप देखेंगे अभी जब हम बात ही कर रहे थे, अभी अनिल जी भी बात कर रहे थे कि बहुत सारे
बहुत मजबूत लोग, बहुत दिग्गज लोग जिन्हें हम कहते हैं राजनीति में, वो भी चुनाव हार रहे हैं। बिल्कुल नए जिनको राजनीति की ABCD भी नहीं पता होती है, वो चुनाव जीत जाते हैं। मैं मेरी कंस्टिट्यूएंसी चौमू की बात कर रहा हूँ। मुश्किल से 3-4 महीने पहले राजनीति के एक पाठशाला के अंदर सिक्का मिल बराला आती है और वो रामलाल जी जैसे 3 बार जीते हुए कैंडिडेट को मात देती है। तो लोकतंत्र के भीतर जनता के जो मूड होते हैं, वो मूड के साथ साथ में बहुत सारे स्थानीय फैक्टर भी होते हैं, और राजस्थान के चुनाव में बहुत सारे लोकलाइज्ड फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन इन चुनावों के भीतर भी अगर आप देखेंगे, ठीक है, जैसे ये जो हमें आंकड़े में बड़ा अंतर दिखाई देता है, लेकिन वोटों के अंदर कोई माइनर आधा % या 1% का अंतर होता है, उससे सीटों का ये अंतर जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की वजह से आ जाता है। इसमें जो हमारी कमजोरी का निश्चित तौर पर ही हम आकलन करेंगे, लेकिन 2-3 चीजें बहुत क्लियरली थी। बीजेपी के साथ जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो भी चुनाव लड़ रही थी। दूसरा, धार्मिक ध्रुवीकरण जो लास्ट के मोमेंट पे बीजेपी करती है, और जिस तरह से उनका प्रचार तंत्र उसके साथ में साथ खड़ा होता है, उससे 1-आधा% का जो फर्क पड़ता है, इसका उससे कुछ खास असर भी नहीं पड़ा है मुझे लगता है, क्योंकि हवा महल सीट से आर तिवारी ने आर तिवारी एक बहुत कांग्रेस का एक ऐसा कार्यकर्ता है कि अगर आर तिवारी चुनाव हारते हैं तो फिर कार्यकर्ताओं पर विश्वास करना बंद हो जाता है। आर तिवारी एक कांग्रेस का ऐसा कार्यकर्ता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। तो आर तिवारी की जीत को आप ये कहिए कि एक कार्यकर्ता की जीत है जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। अगर फिर भी आप देखेंगे, अगर अभी हमारे पास डिफरेंस नहीं आया, अगर ये डिफरेंस 2-4 हजार का है, तो मैं उसे जीत नहीं कहूंगा। उस तरह की जो जीत होनी चाहिए, कार्यकर्ता की जीत होनी चाहिए। फिर वही होगा कि ध्रुवीकरण के कारण एक नया व्यक्ति जो एक धार्मिक चेहरा होता है, वो एक कार्यकर्ता को टक्कर देता है। इसका मतलब निश्चित तौर पर ही ध्रुवीकरण हुआ है। तिजारा में आप देखेंगे तो वहां आप उदाहरण मिल जाएगा, जैसलमेर में आप देखिए तो इससे पता लग रहा है कि जो आखिर के दिनों में जो बीजेपी का प्रचार तंत्र आया और उन्होंने धार्मिक ध्रुवीकरण किया, तो वो ध्रुवीकरण जो है वो ये जो सीटों का अंतर है उसमें हम लोग कह रहे हैं कि एक तरह से बीजेपी का हमारे भीतर की हम कमजोरियों को हम निश्चित तौर पर देखेंगे, लेकिन एक नकारात्मक प्रचार और एक नकारात्मक चुनाव लड़ने की जो बीजेपी की स्टाइल है वो अभी चल रही है, और उसके कारण ये लोकतंत्र में अटल जी आप जवाब दीजिए इस बात का। और ये यहाँ पर ये साफ भी हो रहा है, जो नतीजे आ रहे हैं, जैसे कि आमेर से सतीश पूनिया हार गए, ये बहुत बड़ी बात है। चौमू से रामलाल शर्मा, ये दुख की बात है हमारे लिए, तो सेटबैक है ये एक बड़ा। क्या कारण आप देख रहे हैं इनके पीछे? देखिए, ये बहुत मार्जिनल से हारे होंगे, अगर हारे होंगे तो इसका कारण मैं स्पष्ट बताऊं तो दोनों, देखिए आमेर के अंदर तो दोनों ही कैंडिडेट, अगर आप सतीश पूनिया साहब को भी देखेंगे, प्रशांत जी को भी, दोनों ही बढ़िया कैंडिडेट थे। मतलब ठीक है, और जब दो बढ़िया कैंडिडेट्स में जब मुकाबला होता है तो फिर उस वक्त डिपेंड करता है कि कौन से मुद्दे को लोगों ने आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त बड़ी खबर, कोटा दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी संदीप शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। जी, अपनी बात पूरी करें। अच्छा, रही बात, ये बार बार जो मेरे मित्र हैं कांग्रेस के, ये कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं और ध्रुवीकरण हो गया। मैं इनसे बोलना चाहूंगा कि भाई हम धर्म की तो राजनीति करते हैं ना, अधर्म की तो नहीं करते जी। और धर्म ही वो चीज होती है जिससे जनता का कल्याण होता है। आप तुष्टीकरण करना बंद कर दो तो जनता ध्रुवीकरण पे आएगी ही नहीं, या पोलराइजेशन पे आएगी ही नहीं। ठीक। आपके तुष्टीकरण के कारण परेशान जनता अगर इस पोलराइजेशन की तरफ आती है, उसके पास उपाय ही नहीं मिलता जी। आज अगर अपन वैश्विक दृश्य से भी देखें, आप बार बार यही तो बोल रहे हो, धर्म की राजनीति, धर्म की राजनीति। धर्म क्या है? अधर्म की राजनीति तो नहीं कर रहे ना, हम धर्म की राजनीति करते हैं ना। तो हम तो कह भी रहे हैं कि धर्म से ही जनता का कल्याण होता है। आप धर्म के ढंग से नियम पढ़ लो। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम तो नहीं हो सकता। देखिए, पंथ है, यही बोल रहा चाहता हूं कि एक मिनट है ना, मैं बोल लूं, उसके बाद आप अपना जवाब दे दीजिए। देखिए, भाजपा पंथ की, जाति की, इस तरह की राजनीति नहीं करती। ये पूजा पद्धति, सिस्टम, ये तो आप सोचते हो। धर्म, हिंदू, जब हम सनातन संस्कृति की बात करते हैं तो हिमालय से हिंद महासागर तक जो भी संस्कृति पनपी है, हम उसको लेकर के जाते हैं। ये पंथ की राजनीति और ये जातिगत राजनीति के खेल में जो हिंदुस्तान को फंसाया है, जहां वहां ये कांग्रेस की राजनीति है, इससे त्रस्त है जनता। और इसी के प्रतिकार स्वरूप ही तो भाजपा स्टेब्लिश हुई है। 53 साल तक इन्होंने ही तो राज किया। अब क्यों एक जगह ऐसी बनी जहां पर कि भाजपा को आना? हमारे साथ चैनल हेड जुड़ रहे हैं अनिल लोढ़ा जी। सर, आप क्या कुछ अपडेट है नतीजों को लेकर, ताजा अपडेट वो बताएं।
बड़ी खबर आई है, कुछ हवा महल में परिवर्तन हुआ है। पहले एक समाचार मिला था कि आर चौधरी जीत गए हैं। आर तिवाड़ी सर। आर तिवाड़ी क्षमा करें। जी जी। लेकिन नई खबर आई है, बाल मुकुंदाचार्य भाजपा की जीत गए। हवा महल सीट भाजपा के खाते में चली गई। बाल मुकुंदाचार्य, महेश जोशी पहले यहां से एमएलए थे जी। 18वें राउंड तक बहुत मामूली अंतर से चल रहे थे और 2900 वोटों से तिवाड़ी आगे चल रहे थे, लेकिन अंतिम राउंड में पासा पलट गया और अब बाल मुकुंदाचार्य चुनाव जीत गए हैं, ऐसा समाचार प्राप्त हुआ है। जी। तिजारा से बीजेपी के बाबा बालकनाथ चुनाव जीत गए हैं। तिजारा से बीजेपी के बाबा बालकनाथ चुनाव जीत गए हैं। ये तिजारा में ईवीएम की गड़बड़ी की खबर की भी सामने आई थी। कांग्रेस प्रत्याशी ने रुकवा दी थी काउंटिंग। कांग्रेस प्रत्याशी इमरान खान ने काउंटिंग रुकवा दी थी। अब मैं ये अपडेट करना चाहता हूं कि बीजेपी मध्य प्रदेश में 160-68, कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 53 बीजेपी, 34 कांग्रेस और राजस्थान में बीजेपी 110, 72 कांग्रेस, 17 अन्य, यानी तीनों राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है बढ़त के आधार पर, ऐसा लग रहा है। जी। सर आपसे सीधा सर आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। मोदी ने जो रोड शो किया, प्रधानमंत्री मोदी ने जो रोड शो किया, उसमें जो 3 सीटों को इंक्लूड किया, क्या उसका कुछ असर वास्तव में पड़ा है क्या? आप इसे किस तरीके से देखते हैं? ये बाल मुकुंदाचार्य की जीत बताती है कि यहां भी कांग्रेस ही जीत रही थी लगभग। अगर थोड़े से वोट बदले हैं, जी, थोड़े से वोट बदले हैं, तो वो पीएम मोदी के रोड शो का ही असर है, वरना ये मार्जिनल विक्ट्री भी नहीं होती जी, जो हो गई है। और किशन पोल में भी अमीन कल 7,900 वोट से जीते हैं। बहुत बड़ी विक्ट्री नहीं हुई है, लेकिन ये वोटों का अंतर कम रहना भी इस बात का द्योतक है कि जनता ने पीएम मोदी के दौरे को गंभीरता से लिया और उससे वोटों का के प्रति सोच बदला जनता का। जी। और सर आदर्श नगर को लेकर क्या कुछ अपडेट है? अभी तक तो वही पुरानी बात ही सामने आ रही है कि कांग्रेस आगे है, रफीक खान आगे हैं। अपडेट लेने की कोशिश करते हैं, जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। जोटवाड़ा से खबर है और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जीत हासिल कर ली है। हवा महल को लेकर आया जी जी, कि जीते जीते हार गए आर तिवाड़ी और बाल मुकुंदाचार्य हारते हारते जीत गए आखिरी राउंड में। जी। अब मैं कांग्रेस प्रवक्ता से इस बारे में बातचीत करना चाहूंगी कि ये इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं उसी रूप में देख रहा हूँ, जैसे हम कहते हैं ना कि धर्म की राजनीति, जो ये इनका धर्म बेसिकली धर्म वो नहीं है, वो इनका रिलीजन है। आपने पूरे राजस्थान में एक वर्ग को एक टिकट नहीं दिया। आपने एक कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को एक टिकट नहीं दिया। डेमोक्रेसी में इससे बुरी क्या बात होती है कि इनकी मानसिकता किस तरह की होती है? क्या कोई धर्म हिंसा को प्रमोट करता है? भारतीय, एक मिनट, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी जी सर बताएं। बांदीकुई से भागचंद टाकड़ा बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। भागचंद टाकड़ा बांदीकुई से प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। बड़ी खबर भारतीय अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं जी। उन्होंने जीआर खटाना को हराया है, कांग्रेस के, जो सचिन पायलट के बेहद करीबी थे और राजेश पायलट, सचिन पायलट के पिताजी के ओएसडी रह चुके, पीएस रह चुके जीआर खटाना को हराकर भागचंद टाकड़ा के भी मैं कहना चाहता हूं, पिछली बार जब ये चुनाव लड़े थे बसपा की टिकट पे 45,000 वोट लेके आए थे और उस वक्त रामकिशोर सैनी बीजेपी के प्रत्याशी थे। भागचंद टाकड़ा वो व्यक्ति है जिसने चुनाव हारते अगले दिन से अगले चुनाव का काम शुरू कर दिया था और पूरे 5 साल मेहनत की जी। और ऐसी मेहनत राजस्थान में किसी प्रत्याशी ने नहीं की होगी। मैं जहां तक जानता हूं कि अगर बांदीकुई के 18,711 लोग राजस्थान से बाहर रह रहे हैं वोटर जी, तो वो 18,711 वोटर से मिलकर आए जी जी। उनका जयपुर आकर यहां से बांदीकुई जाना सुनिश्चित किया, बांदीकुई उनका वोट डलवाना सुनिश्चित किया। यानी प्रवासी वोटर पर इतना बड़ा काम एक आदमी करे, कोई प्रत्याशी, उस वक्त उनको टिकट तय भी नहीं था भाजपा का और कांग्रेस का किसी का भी। उनको कांग्रेस की लिस्ट में भी
नंबर 1 पे नाम था उनका, भाजपा की लिस्ट में भी नंबर 1 पे नाम था उनका, लेकिन जी आर खटाना का टिकट नहीं कट सकता था कांग्रेस की आंतरिक मजबूरी के कारण। ये उनको स्पष्ट हो गया था, वो भाजपा में चले गए और अब विधायक बनकर विधानसभा में प्रवेश करने आ रहे हैं। 5 साल की उनकी मेहनत और प्रवासी राजस्थानी जितने बांदीकुई के देश भर में थे, सबको टिकट करवाने के लिए सुनिश्चित करना, उनको बांदीकुई बुलाना और उनसे वोट डलवाना, इतना बड़ा काम मेरी जानकारी में व्यक्तिगत उन्होंने किया। और गांव गांव ढाणी ढाणी में उन्होंने काम किया फिर 5 साल तक। उसी का नतीजा एक भाग सिंह टाकड़ा शुरू में पीछे थे, लेकिन अब वो फाइनली चुनाव जीत गए हैं। जी अनिल सर, यहाँ पर एक सवाल और आपसे लेना चाहेंगे। सचिन पायलट गुट के जो नेता हैं या जो प्रत्याशी हैं, वो कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जो कुछ भी हुआ पिछले 4.5 साल तक, जी उसकी सजा कांग्रेस भी भुगतेगी और कांग्रेस के दोनों नेता भी भुगतेंगे। सचिन पायलट और उनके समर्थक भी भुगतेंगे और अशोक गहलोत और उनके समर्थक भी भुगतेंगे। जी क्योंकि सिर्फ सरकार बचाने की कोशिश में वक्त जाया हुआ, तमाशा हुआ, मंच पर, राजनीति के रंगमंच पर जो कुछ भी होता है, जनता उसको याद रखती है, नोट करती है और कहीं ना कहीं जब उसको वोट देने का अवसर आता है तो परिलक्षित होता है उसके भीतर का उबाल, उसके भीतर की भावनाएं, उसके भीतर की कुंठा। इसलिए ऐसा कोई मौका जनता नहीं छोड़ती। एक श्री माधोपुर से खबर आ रही है, जाबर सिंह खर्रा चुनाव जीत गए बीजेपी के। जी बड़ी खबर सीकर से कांग्रेस के राजेंद्र पारीक जीत गए, सिटिंग एमएलए हैं, पहले कैबिनेट मंत्री रहे हैं। इस बार 5 साल उनको कोई मंत्री पद नहीं दिया गया, केवल सभापति पैनल में थे, इसलिए कभी कभी सभापति होते थे। पुराने व्यक्ति, बहुत राजनीति के जानकार राजेंद्र पारीक को मैं मानता हूं और राजेंद्र पारीक जिनको गंभीर राजनेता मानता हूं, वो जीत कर आ गए हैं कांग्रेस के टिकट पर सीकर से। जी सर, यहाँ पर एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी। जैसा कि आपने बताया कि दोनों ही नेताओं के बीच जो कुछ भी हुआ, 4.5 साल में जो कुछ भी हुआ, उसका परिणाम कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि बीते 5 साल में, खास करके पिछले 1 से 2 सालों में जो योजनाएं गहलोत सरकार लेकर आई, क्या वो जमीनी स्तर पर पहुंची नहीं, या जनता तक नहीं पहुंची, या जनता उसे स्वीकार नहीं कर पाई है? देखिए, भाजपा का नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री कर रहे थे। जी जी और प्रधानमंत्री के भाषण का जोश और भाजपा ने जो एक उद्वेलन पैदा किया हिंदुत्व को लेकर, अनुच्छेद 370 को लेकर कुछ करके दिखाया, जनता की जो भावनाएं कश्मीर को लेकर थी और श्री राम मंदिर को लेकर जो जनता की भावना थी, कंसोलिडेटेड होकर वो सब अभिव्यक्त हो रही है। जी हिंदुत्व को लेकर भाजपा ने जो भी प्रचार किया, बहुत सारे हिंदू भाजपा की जगह कांग्रेस को मुस्लिमों की पार्टी मानने लग गए, मुस्लिम परस्त पार्टी मानने लग गए और ये लगने लगा कि अगर कांग्रेस फिर आएगी तो मुसलमानों का राज आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों ने बातें की, अनपढ़ लोगों ने मेरे से बातें की, मुझे बताया। जी इसलिए एक हिंदुत्व जागने के बाद ऐसे लोग भी जो बॉर्डर लाइन पर खड़े थे, खासतौर पर ये प्रचार कि इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, इनके 6 बच्चे होते हैं, हमारे 2 बच्चे होते हैं, तो जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम। एक बड़ी खबर, अशोक गहलोत चुनाव जीत गए सरदारपुरा से। जी सरदारपुरा से अशोक गहलोत जी विधानसभा का चुनाव जीत गए, फिर विधानसभा में होंगे अशोक गहलोत। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। पार्टी भले ही बहुमत नहीं हासिल कर पा रही, लेकिन खुद वो जीतकर विधानसभा में आ गए। अशोक गहलोत विधानसभा में आ गए, वसुंधरा जी विधानसभा में आ गई हैं। जी मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों ही अपनी अपनी सीट से जीत हासिल कर चुके हैं। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। सर, यहाँ पर एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी। आज के समय में जहां हम ये कहते हैं कि इंडिया, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र यहाँ पर जो है वो काफी मजबूत है, ऐसे में किसी भी पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, किसी भी पार्टी को किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के साथ में एसोसिएट कर जब चलने लग जाएं, तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण अपने आप में है?
देखिए, अब उनकी पॉलिटिकल लाइन है ये, जी हम इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त क्या कर सकते हैं जब जनता ने प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। तो जी उन्होंने तय कर लिया है कि देश को इस रास्ते पर चलाना है, और देश अगर इस रास्ते पर चलने को तैयार है, मोदी मोदी कर रहा है, और बड़ा वर्ग देश का, मतदाताओं का बड़ा वर्ग इसे एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमारी समीक्षा और सोच का और विचारधारा का किसी का कोई मूल्य नहीं है। लोकतंत्र में हेड्स गिने जाते हैं, सर गिने जाते हैं। सर के अंदर क्या सोच है, क्या बुद्धि है, क्या विवेक है, इसकी चिंता चर्चा कहीं नहीं होती। इसलिए हेड्स गिने जाएंगे और वोट गिने जाएंगे, और वोट इस वक्त भाजपा के साथ दिख रहे हैं। वर्तमान में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आती हुई दिख रही है, इसलिए स्पष्ट था उनका मुद्दा, छुपा हुआ कुछ भी नहीं था। जी जी समान आचार संहिता, जनसंख्या नियंत्रण और 3 तलाक, श्री राम मंदिर, अनुच्छेद 370, उन्होंने कुछ भी छुपा के रखा हुआ नहीं है, सब कुछ क्लियर है। जी एक स्टैंड है, एक लाइन है उनकी, और कांग्रेस की लाइन उसके विपरीत है। जी यहाँ पर ये भी देखना होगा, पिछले ये इस इलेक्शन के अंदर कांग्रेस सिर्फ अपने जो विकास कार्य हैं उन्हें लेकर चुनाव लड़ी है, इसके अलावा कोई और मुद्दा क्रिएट नहीं किया गया। उन मुद्दा वो विधायक भी थे जिनको टिकट फिर दे दिया गया, जिनको अशोक गहलोत ने कहा था ये अपने विधानसभा क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने सरकार बचाने की कीमत वसूली 5 साल तक। जी जी सरकार बचाने के नाम पर वो अशोक गहलोत के सर चढ़कर बोले, उनके सर पे नृत्य किया इन्होंने। मुख्यमंत्री कितने भले हों, कितनी भलाई की योजनाएं लागू करें, लेकिन विधायकों को समर्थन के बदले खुली छूट मिली, और उस खुली छूट का उन्होंने जिला प्रशासन पर किस तरह इस्तेमाल किया, किस तरह के लोगों के काम रोके, काम करवाए, टोकी की, क्या क्या किया उन्होंने, ये उसका परिणाम है। अगर कांग्रेस अपने प्रत्याशी बदलती, तस्वीर कुछ और हो सकती थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस नैतिकता से बंधे हुए थे कि जिन्होंने हमारा साथ दिया है बुरे वक्त में, हम उनके प्रति कमिटेड हैं। तो कमिटमेंट उनके प्रति रहा, तो जनता के प्रति कमिटमेंट नहीं दिखा जनता को। जी इसलिए उनके साथ अपना वादा निभाया अशोक गहलोत ने। वो एक वादा निभा सकते थे, अशोक गहलोत अपना सपोर्ट करने वाली टीम का साथ देना, जी उनको टिकट देना, चाहे वो बसपा से आए हुए थे, चाहे निर्दलीय थे। जिन्होंने निर्दलीय टिकट नहीं लेना चाहा, उन्हें नहीं दिया। इसके अलावा हर व्यक्ति जो समर्थन करके सरकार बचा रहा था, टिकट मांगा तो पार्टी से टिकट मिला। डीडवाना से निर्दलीय यूनुस खान जीत गए हैं, बड़ी खबर इस वक्त की। सचिन डीडवाना पायलट चुनाव जीत गए हैं, बड़ी खबर। टॉक से सचिन पायलट चुनाव जीत गए हैं। जी, टॉक से सचिन पायलट ने जीत हासिल कर ली है, इस वक्त की बड़ी खबर। डीडवाना से निर्दलीय प्रत्याशी यूनुस खान जीत गए। अगर वो बीजेपी की टिकट पे होते तो शायद जीत उनकी मुश्किल होती, क्योंकि उस स्थिति में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का कोर वोटर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट देता हुआ व्यक्ति जो हिंदुत्व के कठोर हिंदुत्व को लेकर चल रहा है, वो शायद कांग्रेस को या किसी तीसरे निर्दलीय को वोट देता। वो केवल निर्दलीय होकर ही जीत सकते थे, मैं इसको जानता हूं रणनीतिक तौर पर। इसलिए निर्दलीय वसुंधरा के सबसे नजदीकी व्यक्तियों में से एक यूनुस खान, इनका टिकट काटा भाजपा ने, किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। उसके बाद यूनुस खान निर्दलीय होकर चुनाव जीतकर आ गए हैं। और मेरा राजनीतिक मूल्यांकन यह है, आकलन यह है कि वो यूनुस खान निर्दलीय होकर ही चुनाव जीत सकते थे। पार्टी की टिकट पर जीतना उनके लिए काफी मुश्किल होता बीजेपी की टिकट पर। जी, तो बड़ी खबर इस वक्त की, यूनुस खान ने जीत हासिल कर ली है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो चुनाव लड़े और उन्होंने जीत दर्ज कर ली है, ये बड़ी खबर इस वक्त की। टोंक से सचिन पायलट जीत चुके हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो चौंकाने वाले नतीजे कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। अनिल सर, आपसे सबसे पहले मैं एक ये सवाल भी पूछना चाहूंगी कि अब कांग्रेस को कहां कहां आत्मचिंतन की जरूरत है? जो राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस में करने के लिए, नौजवानों को आगे लाओ, नई पीढ़ी को लाओ, और जो लोकेश शर्मा कह रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं इस वक्त अपने मुख्यमंत्री को कि जब पुराने पत्ते नहीं झड़ते तो बाहर नहीं आती है। अब पुराने पत्ते झड़े कैसे?
जी ये बात है सबसे बड़ी। सर, यहाँ कितने पे नौजवानों को टिकट दिया, कितने नयों को टिकट दिया, एक पीढ़ी पूरी की पूरी देखती रह जाती है और लोग 20-20 साल तक एमएलए बनकर चले जाते हैं। बिल्कुल उसको मौका ही नहीं मिलता पीढ़ी को, जनरेशन बिल्कुल। को। और हालांकि भाजपा में भी ये हुआ है, जी जी अजमेर में हुआ है, देखिए जी। ऐसे कई जगह हुआ है। जी सर, ऐसे में यहाँ बीच बीच में ऐसे बयान भी सामने आए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कि मैं तो सीट छोड़ना चाहता हूं लेकिन ये सीट मुझे नहीं छोड़ रही और आगे भी नहीं छोड़ेगी। नहीं, सीट ने तो उनको छोड़ दिया वैसा लगता है। भाजपा में 109 हो गई है, कांग्रेस जी। 74 हो गई। थोड़े बहुत मार्जिनल जी, जी। बहुमत होता है, आगे और पीछे होता है कोई, जी तो जी आखिरी समय तक 2-4-5 सीटें ऊपर नीचे होंगी। जी। भाजपा की कम भी हो सकती है, 1-2, बीजेपी की, कांग्रेस की बढ़ भी सकती है। सर, कांग्रेस की मैं भी कम यही हो सकती है, सवाल 74 से, सवाल बीजेपी कांग्रेस की के प्रवक्ता से भी बढ़ लेना सकती है। चाहूंगी। एक तो मिनट के लिए इसलिए आपको रोकना चाहूंगी, ये कांग्रेस लगभग क्या हो प्रवक्ता से गया, पूछूंगी आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद इस बात को कह देते हैं कि मैं सीट मुझे नहीं छोड़ रही है। जनता का जो जनादेश है, जनता की जो चॉइस है, उसे थोड़ी दरकिनार किया जा सकता है ना। उनको आप गलत तरीके से ले रहे हो। उनका ये कहना था मेरा कोई इस सीट के प्रति कोई बहुत ज्यादा लगाव वाली बात जैसे होता है ना कि कोई आसक्ति वाली बात है, वैसा नहीं है। बल्कि लेकिन चूंकि एक सर्वमान्यता लगाव तो पूरी जनता ने देखा है उनका कुर्सी पूरा के एक प्रति। सर्वमान्यता जो सर, उनके ऊपर आती पूरी है जनता कि ने उनका उनका कोई जाति आधार नहीं। भी नहीं है, उसके बावजूद भी उनका जो एक सर्वमान्यता है, तो उसे 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 देखा जाता है कि उनका एक व्यक्तित्व जो कोई बिना कास्ट देश के भी जो है एक सर्वमान्यता अशोक गहलोत जी पे रही है। और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में इसको सिद्ध भी किया अलग अलग चरणों में कि किस तरह से एक पॉलिटिक्स के भीतर बिना जाति आधार के भी अपने आप को बनाए रख करके और सबको साथ लेकर के चले। सर, सबको साथ लेकर के चलते तो शायद ये नतीजे नहीं होते। नहीं, वो आपका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, आप उसको इस तरह से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे राजस्थान के अंदर ऐसी स्थितियां पैदा हो गई थी जहां ऑपरेशन लोटस जो है पूरे देश में चल रहा था और उस ऑपरेशन लोटस में चुनी हुई सरकारों को खरीद करके लोकतंत्र का जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही थी, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा था, उस समय अशोक गहलोत जी इस देश के भीतर एक लीडर के तौर पर सामने आते हैं, लोटस को रोकते हैं और ये इतिहास में दर्ज होगा ये बात। आप उसे एक अलग नजरिए से, आप राजनीतिक चश्मे से एक अलग नजरिए से देख सकते हो, लेकिन एक निष्पक्ष तरीके से देखेंगे तो अशोक गहलोत जी की ये जो चीज है कि आपने ऐसी परिस्थिति में जहां एक एक एमएलए को 40-40 करोड़ रुपए ऑफर किए गए, उस समय भी उनको एकजुट रखना, ये अशोक गहलोत जी की जादूगिरी थी। ठीक है, अटल जी आप बताएं, राजेंद्र राठौड़ का ऐसा बयान जब तेलंगाना से सामने आता है। पहले तो इनका बात का जवाब दे देता हूँ जी कि जब कोई राजा की कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है या ये मानिए बिल्कुल फर्क होता है, तो वो उसको जनता ऐसा ही जवाब देगी जैसा आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हो और तीनों चारों जगह देख रहे हो आप जी। इन गहलोत साहब की कथनी और करनी में डिफरेंस हम ही नहीं कह रहे हैं कि भाई भाजपा ही नहीं कह रही थी, जनता भी खूब चिल्ला चिल्ला के कह रही थी अगर ये आवाज सुनते तो अंतरात्मा से, और इनके खुद के कार्यकर्ता भी कह रहे थे। और आप सब जानते हैं कि 4.5 साल तक सिर्फ फटफल, मतलब आप देखिए 3 महीने तो ये लोग एक रिजॉर्ट के अंदर बंद रहे, पूरा प्रशासन, ऐसा कहीं नहीं हुआ। इतिहास ये लिखा जाएगा कि 3 महीने राजस्थान में बिना गवर्नमेंट के अराजकता रहा।